मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में स्थित आमेर का किला बोल रहा हूँ। मैं भारत में ही नहीं दुनिया भर में काफ़ी प्रसिद्ध हूँ। मैं अरावली पहाड़ी पर स्थित राजधानी कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण हूँ। मेरे किले का नाम आमेर अम्बा माता के नाम पर रखा गया था। मेरे किले की नींव कछवाहा वंश के राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी के अंत में रखी थी। मेरे किले का निर्माण पूरा होने में 100 साल का समय लग गया था। राजा मानसिंह, जो कि मुग़ल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक था, उसने मेरी नींव 1589 में रखी थी। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी इस किले का विस्तार और नवीनीकरण कराते रहे। फिर जयपुर शहर की स्थापना करने वाले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के कार्यकाल में यानी कि 1727 में ये किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। मेरे किले के निर्माण में ज़्यादातर लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया था। मेरे किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए 2 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग बनी हुई है। मेरे किले के अंदर बहुत सी बॉलीवुड एवं हॉलीवुड सुपरहिट फिल्मों की भी शूटिंग की जा चुकी है, जिसमें बॉलीवुड फिल्म बाजीराव मस्तानी, मुग़ल आजम, भूल भुलैया और जोधा अकबर आदि शामिल हैं। यहाँ की हर एक चीज़ बहुत मजबूती से बनाई गई है, चाहे वो यहाँ पर बने सागौन की लकड़ी के दरवाजे हो और उनमें लगे ये बड़े बड़े ताले हो, या फिर यहाँ पर बने खूबसूरत महल हो। तो यह किला जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर आमेर में पड़ता है। यह मावटा तालाब के किनारे काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। अगर आप पैदल किले पर जाना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी यह सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपके साथ कोई बच्चा या बुजुर्ग है तो पैदल यात्रा बिल्कुल भी ना करें। आप ऊपर जाने के लिए हाथी की सवारी ले सकते हैं। किले पर जाने के लिए हाथी का अलग रास्ता बना हुआ है और पैदल जाने के लिए अलग सीढ़ी वाला रास्ता बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सियाराम। आप पार्थ ग्रुप 851 पर विजिट कर रहे हैं। आज मैं आपको राजस्थान के चर्चित पर्यटक स्थलों में से एक आमेर का किला सबसे सुंदर की यात्रा कराने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहना। इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। किसी ज़माने में इस जगह पर मीना जनजाति के राजाओं का राज हुआ करता था। 1037 ईस्वी में कछवाहा राजपूतों ने हराकर अपना अधीन कर लिया था। 16वीं शताब्दी में यानी कि 1589 में राजा मानसिंह ने इस किले की नींव रखी थी, जिसके बाद लगभग 138 साल तक राजा मानसिंह के उत्तराधिकारियों ने और शासकों ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम किया था। इसके बाद 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने शासनकाल के दौरान अपनी राजधानी आमेर से हटाकर जयपुर को अपनी राजधानी बना लिया था। इस किले में पर्यटक पूर्व में बने प्रवेश द्वार से अंदर घुसते हैं। यह द्वार इस किले का मुख्य द्वार है, जिसे सूरजपोल दरवाज़ा भी कहा जाता है, यानी कि सन गेट, जो कि राजाओं का प्रवेश द्वार हुआ करता था। सूर्य की पहली किरण इसी दरवाजे पर पड़ती है। राजा महाराजा हाथियों द्वारा इसी गेट से प्रवेश करते थे और आज भी पर्यटक हाथियों द्वारा इसी गेट से प्रवेश करते हैं। और इस गेट के सामने जो दूसरा गेट है, इसे चांदपोल गेट कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा पश्चिम में उदय होता है, इसलिए इस गेट का नाम चांदपोल रखा गया था। इस गेट से होकर उस ज़माने में आमजन लोग आया करते थे। चांदपोल दरवाजे की सबसे ऊपरी मंजिल पर नौबत खाना हुआ करता था, जिसमें ढोल, तबले, नक्कारे आदि बजाए जाते थे। नौबत एक प्रकार का संगीत था। नौबत बजाने के विशिष्ट नियम हुआ करते थे तथा श्रोताओं के लिए यह आवश्यक था कि नौबत बजाते समय वे इसे खामोश रहकर सुने। नौबत नवाजी की यह परंपरा सिकंदर महान के समय से चली आ रही थी। और ये आपको नीचे बहुत सारे कक्ष नज़र आ रहे हैं। ये उस ज़माने में घोड़े बांधने के अस्तबल हुआ करते थे। इस किले में 4 प्रमुख प्रांगण हैं। प्रथम प्रांगण, ये आप जो ग्राउंड देख रहे हैं, इसे जलेबी चौक के नाम से जाना जाता है। उस ज़माने में इस ग्राउंड में महाराजा को निजी अंगरक्षकों की परेड आयोजित की जाती थी। राजा उन रक्षकों की टुकड़ियों की सलामी लेते व निरीक्षण किया करते थे। जलेबी चौक से एक सीढ़ीनुमा रास्ता महल के मुख्य प्रांगण को जाता है। यहाँ प्रवेश करते हुए
दाई ओर शीला देवी मंदिर को भी रास्ता है। इसकी स्थापना राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी के अंत में करवाई थी। मंदिर होने के कारण महल के इस हिस्से तक कोई भी शुल्क नहीं लगता। इस मंदिर की स्थापना से लेकर 1975 तक यहाँ रोजाना भैंसे या बकरी की बलि दी जाती थी। इसकी व्यवस्था यहाँ की रॉयल फैमिली देखा करती थी, लेकिन 1975 के बाद इस प्रथा को पूरी तरह से रोक दिया गया। ये दरवाजे जो आप देख रहे हैं ये उसी ज़माने के दरवाजे हैं। ये सागौन की लकड़ी से बने हुए हैं। ये बहुत मजबूत दरवाजे हैं। ये देखिए आप, ये उस ज़माने का ताला लगा हुआ है जो कि सुबह में खोला जाता है और शाम के समय में बंद कर दिया जाता है। इसकी चाबी 9 इंच की है, जिसमें 3 इंच हैंडल में रहती है और बाकी इस ताले के छेद में चली जाती है। अब हम प्रवेश कर चुके हैं इस महल के द्वितीय प्रांगण में, और यहाँ आप सामने जो इमारत देख रहे हैं इसे दीवान-ए-आम कहा जाता है। दीवान-ए-आम का निर्माण मुख्य रूप से आम जनता की फरियाद और समस्याएं पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। दीवान-ए-आम को बेहद शानदार और नक्काशीदार स्तंभों के साथ बनाया गया है। इसमें 40 खंभे बने हुए हैं जो कि संगमरमर और लाल बुला पत्थर से निर्मित हैं, और लाल रंग के पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। इन खंभों को सुंदर बनाने के लिए इन पर बेशकीमती स्टोन्स लगाए गए थे। इसका निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था। राजा सामने बैठा करते थे और बीच के हिस्से में मिनिस्टर बैठा करते थे, और बाहर के तरफ में आम जनता बैठा करती थी। इसी जगह पर बैठकर राजा आम लोगों की परेशानियां सुनकर न्याय किया करते थे। नीचे कारपेट बिछाई जाती थी। छत पर आपको जो रिंग्स देख रहे हैं, ये कड़े देख रहे हैं, इनमें कपड़े लगाए जाते थे जिनको डोरियों से खींचकर पंखों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जिससे राजा को गर्मी नहीं लगती थी। इस इमारत के चारों तरफ ऐसे ही कड़े लगे हुए हैं जिनमें गर्मी से बचाव के लिए पर्दे लगाए जाते थे, और रात के समय में यहाँ रोशनी के लिए यहाँ पर मसाले जला दी जाती थी। 40 खंभों में से 16 खंभे संगमरमर से निर्मित हैं और 24 खंभे लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और ये सामने जो गेट दिख रहा है इसे गणेश पोल गेट कहा जाता है। दीवान-ए-आम के दक्षिण की तरफ गणेश पोल स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा युद्ध जीत कर आते थे तब इस मुख्य द्वार से प्रवेश करते थे, जहाँ रानियों द्वारा उनके ऊपर फूलों की वर्षा अर्थात उनका स्वागत किया जाता था। इस द्वार में ऊपरी हिस्से पर भगवान गणेश जी का एक छोटी सी बेहद शानदार मूर्ति भी है, जिसकी वजह से गणेश पोल कहा जाता है। इस राजा के 27 गांव थे। इन गांवों को मिलाकर उन्हें ढूंढांड प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। आमेर ढूंढांड प्रदेश की राजधानी था। 27 गांवों के 27 मुखिया यहाँ सामने इसमें बैठा करते थे, जिसे 27 कचहरी के नाम से भी जाना जाता था। हर एक गांव का एक एक मुखिया बैठा करता था। गांव के लोग अपने मुखिया के पास आते थे। अगर वहां पर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता था तो आमजन राजा के पास आते थे। इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था और इसे सेशन कोर्ट कहा जाता था। उस ज़माने के 27 कचहरी के पास में हम्माम है, और इधर सामने किचन है, और गणेश पोल दरवाजे के पास में सामने डाइनिंग हॉल था। इस दरवाजे के अंदर उस ज़माने में पुरुष अलाउ नहीं थे। महिलाएं जा सकती थी और किन्नर जा सकते थे, लेकिन अब कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि अंदर रानियां हुआ करती थी। उस ज़माने में पर्दा प्रथा का पालन हुआ करता था। ये सामने जो दिख रहा है ये है केसर बाग, और ये झील जो दिख रही है इसका नाम है माउंटा लेक। उस ज़माने में राजा मानसिंह ने केसर की खेती करने का प्रयास किया था, परंतु राजस्थान की भूमि केसर की खेती के लिए उपजाऊ नहीं थी। और ये नीचे जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं इनमें एलिफेंट हाथी रहते थे। इनको अरबी भाषा में फील काना कहा जाता था। इस केसर बाग में जोधा अकबर फिल्म के गाना शूट किया गया था, जिसमें जोधा को कबूतर उड़ाते हुए दिखाया गया था। और ये 27 कचहरी है। एक पंक्ति में 9 मुखिया बैठते थे। ऐसी 3 पंक्तियां हैं। 9 × 3 27 हुआ। अब हम देखते हैं हम्माम स्नान घर। आज से 400 साल पहले महाराजा की रानियां इस तरह की सुविधाओं का उपयोग किया करती थी।
जिसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, चेंजिंग रूम और मसाज रूम, टॉयलेट, ये हर तरफ की सुविधा थी। आइए दिखाते हैं। ये चिमनी है, इसके आर पार तांबे की प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर चूना लगा हुआ है अर्थात ये ढकी हुई है जिसे हम देख नहीं पाएंगे। और नीचे ये दो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इसमें आग जलाई जाती थी और आग से तांबे की प्लेट गर्म हो जाती थी जिससे इसके अंदर पानी गर्म हो जाता था। इसे हम आज की भाषा में गीजर कह सकते हैं। और ये वाला चेंजिंग रूम है, इसमें ऊपर का डिजाइन डायमंड शेप का बना हुआ है। ये वाला कक्ष मसाज रूम था और इसमें पानी उबलता था। ये ठंडा पानी का है, ये गर्म पानी का है। उबलने के बाद यहाँ इस नल से पानी निकलता था और चारों तरफ फैल जाता था और वो गर्म भाप भी लिया करती थी। और यहाँ पर महारानी कुर्सी लगाकर बैठा करती थी। जब सामने से सूरज निकलता था रानी विटामिन डी लिया करती थी। और ये है जकूजी, और आजकल इसको हम्माम भी बोलते हैं। इसको पानी से आधा भरा जाता था जिसमें केसर कस, केवड़ा, चंदन आदि मिलाया जाता था, जिसके अंदर महारानी स्नान किया करती थी। स्नान करने के बाद इसमें नीचे एक छोटा छेद बना हुआ है, उससे पानी निकल जाया करता था। और इसमें चारों कोनों से 4 दासियाँ उतरकर रानी को नहलाया करती थी। और ये इनका अटैच टॉयलेट है। अब हम प्रवेश कर चुके हैं दीवाने खास। दीवाने खास के अंदर 4 इमारतें जो हैं शीश महल, और शीश महल के ऊपर जसो मंदिर और सुहाग मंदिर, और शीश महल के सामने है सुख मंदिर। ये है शीश महल जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने कराया था। उनके 2 रानियाँ थी जिनमें एक का नाम सूरज कंवर और दूसरी का नाम चंद्र कंवर। दोनों रानियों के लिए अलग अलग 2 रूम बना रखे हैं। ये सामने कमरा जो दिख रहा है ये कमरा सूरज कंवर का है और दूसरी तरफ का कमरा चंद्र कंवर का है। और बीच में राजा रहते थे क्योंकि रानियों के एक साथ रखा जाता तो लड़ाई होने के खतरे थे, इसलिए राजा ने दोनों रानियों के लिए स्पेशल रूम बनाए हुए थे। और ये सामने कुंदे दिख रहे हैं, इनके पर्दे लग जाते थे। उनके नीचे तेल के दिए जलाए जाते थे तो उस दिए के लो का रिफ्लेक्शन शीशे में ऐसा आता था मानो तारे दिख रहे हो। इस कांच को उस जमाने में बेल्जियम से लाया गया था। शीशे पर मोबाइल की टॉर्च देकर देखते हैं तो स्पार्कलिंग होता हुआ दिखाई देता है। 2013 के अंदर इस महल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में ले लिया है। 2013 से पहले इस महल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति थी, लेकिन अब इसके अंदर प्रवेश कर नहीं सकते क्योंकि कुछ लोग अलग प्रजाति के होते हैं जो ऐसे होते हैं कि आशिक बने घूमे फिरते हैं, अपने आप को प्यार में शाहजहां समझ बैठते हैं और सोचते हैं कि प्यार में भी अपने दिलरुबा के लिए मैं भी ताजमहल बनाऊंगा, और इसे ताजमहल समझकर इसके अंदर दिल बनाकर दोनों का नाम लिख देते थे, जैसे महेश संग कविता। इसलिए अब इसके अंदर जाना निषेध है। यहाँ पर जितने भी सैलानी आते हैं यहाँ कांच में फ़ोटो ज़रूर लेके जाते हैं। इस कांच का फ़र्क ये है कि आप कांच के सामने खड़े नहीं होते, दूसरी तरफ खड़े हो, लेकिन आप उस शीशे में दिख रहे होते हैं। कपल्स एक साथ खड़े रहकर अपने शीशे वाली फ़ोटो ज़रूर लेते हैं। शीश महल के अंदर इस छत पर आप गोल्डन लाइन जो देख रहे हैं वो सारा रियल गोल्ड है, और इस फर्श पर जो संगमरमर लगा हुआ है इसे जोड़ने के लिए कोई भी मिट्टी, पत्थर या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। और यहाँ पर आपको जितने भी ग्लास नज़र आएंगे ये कनकेव ग्लास हैं, इनमें सिल्वर की पॉलिश की हुई है। वैसे तो भारत में कई इमारतों में शीश महल मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है। आइए अब इसके ऊपर वाली मंजिल पर चलते हैं। यह आप जो देख रहे हैं ये है सुहाग मंदिर। सुहाग नाम सुनते ही आपको समझ तो आ ही गया होगा कि ये मंदिर केवल शादीशुदा औरतों के लिए ही था। अनमैरिड और विडो लेडी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो रानियां दीपक जलाकर अखंड ज्योति जलाया करती थी और अपने सुहाग के लिए कामना करती थी कि वो सही सलामत वापस लौटे, और तब तक राजा वापस नहीं आते ये ज्योत जलती रहती थी। जब राजा युद्ध के मैदान से वापस लौट कर आते थे तो यहाँ पर बनी संगमरमर की खिड़कियों से
रानियां उनके ऊपर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया करती थी। और ये वही खिड़की हैं जिसके बारे में मैं आपको नीचे से बताया था। और आप देख रहे हैं इस मंदिर के अंदर भी खूबसूरत पेंटिंग की गई है। पेंटिंग को बनाने में उस ज़माने में सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ की दीवारों पर भी फूल पत्तियों वाला एक गमला बना हुआ है जो कि बहुत कलाकारी के साथ बनाया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ की छत पर भी देखेंगे कि बीच में गोल्डन कलर और किनारों पर बहुत अच्छी पेंटिंग की हुई है। और यहाँ पर जालियों में मधुमक्खी के छत्ते जैसा डिजाइन संगमरमर को तलाश कर बनाया है जो कि स्वाग मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगाता है। और ये सामने में जो इमारत आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है जसो मंदिर। यह आपको दुल्हन की पालकी की तरह नजर आएगी। इसको बीच में जो छतरी लगी हुई है इसे हाथी की पीठ की तरह बनाई गई है। और इसके दोनों तरफ में जो डोम देख रहे हैं ये वाटर टैंक है। इसमें जो 3 गेट बने हुए हैं इनके ऊपर में जो पाइप देख रहे हैं ये कॉपर से बना हुआ है। इन डोम के अंदर छेद बना हुआ है जिसे बंद करके रखा जाता था, लेकिन जब इसको खोला जाता था तो पानी बहकर इस पाइप में आया करता था। और इस पाइप के ऊपर कुंदे लगे हुए हैं जिनमें कसकस टाके जाते थे। इस पाइप के नीचे में छोटे छोटे छेद बने हुए हैं जिनसे बूंद बूंद करके उस कसकस के ऊपर पड़ती रहती थी। जब यहाँ पर हवाएं चलती थी तो इस जसो मंदिर के बाहर लगे हुए कसकस से छनकर ठंडी हवा महल के अंदर प्रवेश करती थी। और यहाँ पर गर्मियों में काफ़ी ठंडा वातावरण होता था तो इसे बिना बिजली के एसी भी कहा जाता था। उस जमाने की शीश महल और सुख मंदिर के बीच में आपको एक गार्डन दिख रहा है जो कि मुगल शैली के अनुसार 4 बाग प्रणाली से बना हुआ है। इसे 4 बाग गार्डन भी कहा जाता है। यह 4 भागों में विभाजित है। इसमें आपको तरह तरह के जियोमेट्रिकल टाइप कटिंग के पौधे नजर आएंगे। और इसके बीच में फाउंटेन बना हुआ है जो आज भी शाम के समय चलते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस गार्डन के डिज़ाइन को उस ज़माने में यहाँ बने दरवाज़ों में उतारा जाता था जो मैं आपको सुख मंदिर के अंदर चलकर दिखाऊंगा। अब हम आ चुके हैं दीवाने खास के आखिरी हिस्से में जो है सुख मंदिर। इस महल को भी संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है। और यहाँ छोटे छोटे खाने बने हुए हैं जिनका उपयोग दीपक रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गर्मियों में दोपहर के समय में शाही परिवार के लोगों को आराम करने के लिए इसी महल का निर्माण कराया गया था। इस भवन के दरवाजे चंदन की लकड़ी से बनाए गए थे और इस पर हाथी दांत की पच्चीकारी का सुंदर काम किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दरवाजे पर सामने में बने गार्डन का नक्शा आपको दिखाई देगा। तो उस ज़माने में जो भी डिज़ाइन होती थी राजा उनको यहाँ के दरवाजे में उतरवा देते थे जिससे कि कारीगरों को उस चीज़ को बनाने में मुश्किल ना हो। और यहाँ पर शीशे के अंदर आप देखेंगे कि एक व्हील चेयर रखी हुई है। शाही परिवार की रानियाँ उस ज़माने में काफ़ी भारी कपड़े और गहने पहनती थी जिसकी वजह से उनको चलने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो उनके लिए इस व्हील चेयर का निर्माण कराया गया था। ये व्हील चेयर चंदन की लकड़ी से बनी हुई है। ये सामने जो दिख रहा है इसके ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है। उसमें केवड़ा जल मिलाया जाता था और पानी को झरने के द्वारा चलाया जाता था। ये सामने जो झरना दिख रहा है, झरने से होकर जब पानी की बूंदें गिरती हो तो ऐसा लगता था मानो मोती की बूंदें गिर रही हो। इतना खूबसूरत नज़ारा होता था कि देखने लायक। हवा और पानी का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बन जाता था कि अंदर ठंडी हवा जाती थी, इसलिए इसे सुख मंदिर कहा जाता था। और इसमें होकर पानी बहकर आता था। पहले इसके ऊपर कांच नहीं था, ऊपर की तरफ 4 टाके लगे हुए हैं। इन कुंदों से झूला बांध दिया जाता था और उस झूले पर रानी बैठकर झूला झूलती थी और पानी में बैठकर अपने पाँव चलाया करती थी। ऐसा महसूस करती थी मानो नदी के किनारे झूल रही हो। उनका बाहर जाना अलाउ नहीं था, इसलिए महाराजा ने रानियों के लिए इस तरह की व्यवस्था यहीं पर कर रखी थी। अब हम इस महल के अगले हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं। राजा मान सिंह की 12 रानियां थी। उन रानियों के राजा ने 12 कक्ष बनवाए थे। सभी रानियों के कक्ष एक जैसे थे। इन कक्षों के अंदर
आपको काफ़ी सुंदर पेंटिंग नज़र आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ 12 रानियों के 12 कक्ष 12 अपार्टमेंट बनवाए गए थे। यहाँ एक साइड में 3 रानियों के अपार्टमेंट बने हुए हैं और चारों साइड को मिला लिया जाए तो 12 अपार्टमेंट हो जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि एक रानी को दूसरी रानी के कक्ष में जाने की अनुमति नहीं थी। और ये इमारत आप जो देख रहे हैं इसे कहा जाता है बारहदरी। अगर रानियों को कोई परेशानी हुआ करती थी तो उनको इस बारहदरी में बुलाया जाता था और फिर राजा यहाँ बीच में बैठकर रानियों की समस्या का समाधान किया करते थे। और जब भी यहाँ होली दीपावली जैसे त्यौहार मनाए जाते थे तो ऊपर बनी बालकनी से 2 रानियाँ देख सकती थी। तो ऐसी 6 बालकनियाँ बनाई गई हैं जिससे कि सारी रानियों को यहाँ होने वाले उत्सव का देखने का मौका मिल जाया करता था। और यहीं पर जोधा को तलवारबाजी करते हुए दिखाया गया है और राजा मान सिंह सामने ऊपर रहा करते थे। और ये ऊपर की जो दीवारें बनाई गई हैं वो इसलिए बनाई गई थी कि दूर से या जयगढ़ दुर्ग से कोई भी दूरबीन लगाकर रानियों को ना देख सके। हर रानी अपने साथ लगभग 9-10 दासियाँ लाती थी अपने पिताजी के घर से, क्योंकि उस जमाने में षड्यंत्र चलते रहते थे। वो दासियाँ इधर उधर घूमकर रानी को ब्रेकिंग न्यूज़ ला कर दिया करती थी, जैसे आज तो राजा तेरे पास नहीं आया, वो उस रानी के पास गया है। तो रानी मुंह फुलाकर बैठ जाया करती थी और दूसरे दिन राजा से शिकायत करती थी। आप भी जानते हो कि कोई भी पत्नी अपने पति को बांटना नहीं चाहती थी और यहाँ तो फिर 12-12 का मामला है। राजा मान सिंह एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए अपने आप को मजबूत करने के लिए उसने 12 रानियों से शादी की थी। प्रत्येक की राशि अलग थी। हिंदू धर्म में पत्नी को लकी माना जाता है, इसलिए पति पर कोई संकट नहीं आता था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उसने खतरे से बचने के लिए 12 राशि की 12 रानियाँ रखी थी, जैसे मिथुन, कुंभ, मकर, कर्क, जिससे कि आज मिथुन लकी है और कल मकर लकी है, जिससे ये राजा 365 दिन खतरे से बाहर हो गया। अपने 365 दिन का बंदोबस्त कर लिया था राजा ने। और राजा के महल के बाहर एक गैलरी भी बनाई गई है जिसके जरिए राजा किसी भी रानी के कक्ष में जा सकते थे। और राजा फिलहाल में किस रानी के पास में ये किसी को पता नहीं चलता था। यहाँ पर आपको एक तुलसी का पौधा नजर आएगा। तो रानियाँ सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देवता को और फिर यहाँ तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया करती थी और सूर्यास्त के बाद यहाँ दीपक भी जलाया करती थी। और अब हम आपको दिखाते हैं, ये है सर्वेंट क्वार्टर जहाँ नौकर और नौकरानियाँ रहा करती थी। और ये सामने आपको 2 कढ़ाई नज़र आ रही हैं। ये इस कढ़ाई में जोधा अकबर मूवी में खाना बनाते हुए दिखाया गया है। फिल्म की शूटिंग पूरा होने के बाद वो यहीं छोड़ गए। ये आर्टिफिशियल है। और ऊपर जो देख रहे हैं ये जयगढ़ का किला है। वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप रखी हुई है। वहाँ पर सेना रहती थी और यहाँ पर राजा रहते थे। दोनों किले आपस में सुरंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर राजा का सेना बुलाने की इमरजेंसी पड़ जाए तो सेना टनल के द्वारा आमेर के किले तक आ सकती थी। उस टनल की लंबाई 2 किलोमीटर है जो कि गुप्त मार्ग है। और ये आपको नीचे का जो महल नज़र आ रहा है जिस पर पानी की टंकी रखी हुई है, ये पुराना महल है। यहीं पर 500 वर्ष राज किया है। यहीं पर राजा भगवान दास, भारमल, मानबाई, जोधाबाई सब वहीं पर रहा करते थे। मान सिंह वहाँ के लास्ट राजा रहे थे। मान सिंह इधर से राजधानी यहाँ पर स्थापित कर दी और यहाँ से 1727 में स्वाई जयसिंह द्वितीय ने राजधानी जयपुर ले जाकर बसा दिया था। और आज भी जयपुर ही है। इनका वंश अभी भी चल रहा है। और यहाँ सामने लेक के पास बाई और जो गार्डन देख रहे हैं इसे दिलाराम बाग कहा जाता है। कहा जाता है कि आमेर के किले को बनाने के लिए राजा मान सिंह ने जिस आर्किटेक्चर को काम दिया था उसका नाम दलाराम था। उसी के नाम पर इसका नाम दलाराम बाग रख दिया गया था। मुगल बादशाह अकबर जब पहली बार आमेर आए थे तो उन्होंने इसी गार्डन में आराम फरमाया था, जिसके बाद उन्होंने इसके दिलाराम बाग कहा था, यानी कि दिल को सुकून देने वाला गार्डन। अगर आप मेरे किले तक पहुंचना चाहते हैं तो बहुत सरल है, मुझ तक पहुंचना
इसके लिए आपको अपने स्थान से जयपुर आना होगा। मैं जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर हूँ, जहाँ तक बस भी जाती है। AC1 बस और 29 बस मेरे आगे होके जाती हैं। आप अपने निजी वाहन से या किराए की टैक्सी से आ सकते हैं। जयपुर शहर रेल, बस व वायु सेवा द्वारा प्रमुख नगरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। आप मेरे तक आराम से पहुंच सकते हैं। मेरे यहाँ रुकने के लिए अच्छे होटल की सुविधा भी है, जो कि मेरे से आगे कुकस में भी पड़ती है और जयपुर में भी है। जैसे होटल का नाम मेरीडाइन होटल और उम्मेद हवेली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।